बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात करनी है और कुर्म में एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है। वो नई डेवलपमेंट जो है उसको आप अफसोसनाक कह सकते हैं, तशवीशनाक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अंदेशे हैं, उसमें ख़दशात हैं। और ख़दशात ये हैं, सबसे पहले हम कुर्म के ही मामले के हवाले से बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 8-9 दिन से सरगर्म रही। कोहाट में कमिश्नर कोहाट की निगरानी में सरकारी जरगा जो है ये काम करता रहा और दोनों फ़रीक़ैन से मुलाकातें होती रहीं। ये सारी मुलाकातें, ये सारे मुज़ाकरात होते रहे कोहाट में, यानी कुर्म से बहुत दूर। लेकिन जो भी है, इस मामले में अच्छी पेशरफ्त की ख़बरें आती रहीं और फिर अचानक ये कहा गया कि जी एक फ़रीक़ ने हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया है। हुकूमत की बात यह है कि भारी हथियार जो हैं, जिसमें टैंक शिकन, तैयारा शिकन और इस किस्म के मिज़ाइल, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले जो मिज़ाइल हैं, इस किस्म के हथियार हैं फ़रीक़ैन के पास। अब बंकर्स खाली कराने के हवाले से, मोर्चे खाली या मस्मार कराने के हवाले से अगर हुकूमत का एक हिदायत है या हुक्म है या उसकी एक डिमांड है फ़रीक़ैन से, ज़ाहिर है कि यहाँ पे तो हुकूमत बेबस है, हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती। जहाँ पे सरकारी लोग ना जा सकते हों, जहाँ पे हुकूमती लोग ना जा सकते हों, जहाँ पे सड़क पे आम लोग मूवमेंट ना कर सकते हों, तो फिर ज़ाहिर है कि सरकारी रिट जो है उसको आप कंप्रोमाइज़्ड कह सकते हैं। अब जो ये डेवलपमेंट अफसोसनाक हुई है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हाथ उठा लिए हैं और उसने मज़ीद 1-2 दिन की मोहलत दी है। 1 दिन की मोहलत दी गई थी, वो ख़त्म हो गई है। अब सूरत हाल उस तरफ जारी है कि हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर फ़रीक़ैन नहीं मानेंगे, अगर वो माहदे पर किसी बात पर मुत्तफ़िक नहीं होंगे, अगर वो एक साथ बैठेंगे नहीं और जो हुकूमत की शराइत हैं वो नहीं मानेंगे, तो हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। वहाँ पे एफसी के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए कार्रवाई की जाएगी और लोगों से ये जो गैर कानूनी असलहा है, भारी हथियार हैं, ये ले लिए जाएंगे। लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हो सकती हैं। और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ ये बता रहे थे, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मोहम्मद अली सैफ़ का तफ़सीली इंटरव्यू मुलाज़ा कर सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत तफसील से बात की है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कुर्म में फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है कि ये तशवीशनाक डेवलपमेंट है और इससे ये तासुर भी ज़ाहिर है कि उभरेगा कि सरकारी जरगा दोनों फ़रीक़ैन को किसी मुआहदे पर मुत्तफ़िक कराने के हवाले से नाकाम हो चुका है। ये इस बात में कोई आर नहीं होनी चाहिए और ज़ाहिर है कि ये नाकामी की जो ज़िम्मेदारी है ये फ़रीक़ैन के ऊपर आयद होगी। ये हुकूमत ने अगर कोशिश की, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए दवाइयाँ भी पहुँचाती रही है, वहाँ पे कोशिश भी करती रही है। अब ज़ाहिर है कि सरकारी लोगों की मूवमेंट वहाँ पे कुर्म के अंदर मुश्किल है और इसी तरह फ़रीक़ैन जो एक दूसरे मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह उनकी मूवमेंट जो है ये बहुत मुश्किल है। कोहाट में जो मुकीम लोग हैं दोनों फ़रीक़ैन के, या इस्लामाबाद में जो मुकीम लोग हैं, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। असल मसला उन लोगों का है जो उन्हीं इलाकों में मौजूद हैं, जो एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। अब क्या फ़ौज को तलब किया जा सकता है? फ़ौज कितने अरसे तक रहेगी? क्या जो भी एक बंदा अपने घर से बाहर निकलेगा उसके साथ फ़ौज की सिक्योरिटी होगी, पुलिस की सिक्योरिटी होगी, तब ही इस तरह की मूवमेंट होगी? तो बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है कि किसी हुकूमत ने, किसी जरगे ने जाके अमन बहाल नहीं करना। फ़रीक़ैन ने ख़ुद जाके ये अमन बहाल करना है। ख़ुसूसन जो जज्बाती नौजवान हैं दोनों फ़रीक़ैन के, उनको अक्ल व दानिश का मुज़ाहरा करना होगा। माफ़ कीजिएगा। जो सूरत हाल इस वक्त अफ़गानिस्तान में है उस पर बात कर लेते हैं। एक तो ख़बर यह है कि दाइश की 2 शाखों ने हक्कानी ख़ानदान से अलहाज खलीलुर रहमान हक्कानी की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार किया है। दाइश की इस कार्रवाई पर अल-कायदा ने मज़म्मती बयानात, अलग अलग पैगामात जारी किए हैं। हक्कानी नेटवर्क और अल-कायदा की जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है वो ज़ाहिर है कि एक पुरानी इसकी तारीख़ है। ऐमन अज़्ज़वाहिरी को जब मारा गया था काबुल में, तो जिस मकान में उनको निशाना बनाया गया उस हवाले से ये कहा गया था कि वो सिराजुद्दीन हक्कानी से मंसूब है वो मकान, या उनकी मलकियत है। इस बयान में ये कहा गया है जो अल-कायदा की तरफ से एक शाख ने जारी किया है, उसमें कहा गया है कि जो काम इनख़िला के बाद अमेरिका सरअंजाम नहीं दे सका वो दाइश ने सरअंजाम करके दिखा दिया है।
یہ بڑا معنی خیز قسم کا بیان ہے، اور القاعدہ اور داعش کی جو رقابت ہے اس بیان سے اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اختلافات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور داعش پر ویسے بھی الزامات بہت ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے کام کرتی ہے، اور امریکہ نے ہی اس کو جو ہے وہ لانچ کیا ہے. بہرحال اس کی تصدیق تو ظاہر ہے کہ تبھی ہوگی جب اس حوالے سے کوئی مستند چیز سامنے آئے گی. داعش خراسان جو ہے پاکستان میں بھی سرگرم ہے، وہ افغانستان میں بھی سرگرم ہے، لیکن جو طریقہ واردات ہے القاعدہ کا مختلف ہے، ایجنڈا بھی شاید مختلف ہو. لیکن صورتحال کو اگر اس وقت افغانستان کے اندر کی صورتحال کو دیکھا جائے تو داعش خراسان جو ہے ایک چیلنج بن کر ابھرا ہے افغان طالبان کے لیے. لیکن اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، سلامتی کونسل نے، یہ 6 ماہی رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق افغان طالبان مخالف گروپ افغانستان فریڈم فرنٹ AFF نامی تنظیم کی کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. رواں ماہ اقوام متحدہ کی افغانستان کے حوالے سے جاری 6 ماہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ داعش خراسان کے علاوہ افغان طالبان کو AFF اور نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ یعنی NRF کی مخالفت کا بھی سامنا ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں اس میں ناظرین یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مبالغہ ہے. مبالغہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ رپورٹ کیا کہتی ہے. رپورٹ کے مطابق مئی 2024 سے اکتوبر 2024 تک AFF نے افغانستان کے طالبان پر 39 حملے کیے ہیں، جبکہ NRF نے ان 6 مہینوں میں مجموعی طور پر 108 حملے کیے ہیں. سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کے مطابق AAF ہٹ اینڈ رن یعنی حملہ کر کے فرار ہونے والا جو طریقہ ہے وہ یہ تنظیم اپنا رہی ہے. اسی رپورٹ کے مطابق یہ تنظیم افغان طالبان پر گھات لگا کر حملے اور نشانہ بنا کر حملے جیسی کارروائیاں کر رہی ہے. تاہم اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ AFF اور NRF افغان طالبان کے لیے بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ دونوں تنظیموں نے افغانستان کے کسی علاقے پر قبضہ نہیں کیا ہے. قبضہ تو داعش نے بھی نہیں کیا ہے، قبضہ تو کسی تنظیم نے نہیں کیا ہے. صرف اس وقت طالبان ہیں جو پورے افغانستان پر اس وقت ان کا کنٹرول ہے. اور اگر یہ پیمانہ دیکھ لیا جائے تو پھر داعش بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے افغان طالبان کے لیے. شدت پسند تنظیموں کی کارروائیوں کے اعداد و شمار مرتب کرنے والے ادارے ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق AFF نے اگست 2021 سے دسمبر 2024 تک 73 حملوں میں افغان طالبان کے 200 افراد قتل کیے اور 130 زخمی کیے ہیں. تاہم ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق AAF دعویٰ کرتی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں تنظیم نے 230 حملے کیے ہیں اور اس میں افغان طالبان کے 600 افراد کی جان گئی ہے. یہ ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں تو ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے لوگ نہیں مارے گئے. بہت زیادہ ان کو مزاحمت بھی، جب وہ کابل پر قبضہ کر رہے تھے یا کابل کا کنٹرول حاصل کر رہے تھے تو ان کو مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. اس سے پہلے ان کا جانی نقصان ضرور ہوا ہوگا جب وہ نیٹو فورسز کے خلاف لڑتے رہے، جب وہ افغان طالبان کے خلاف لڑتے رہے. یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ اس قسم کی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہے. اس قسم کی رپورٹس نہ تو داعش نے اتنے بڑے تعداد میں حملے کیے ہیں اور نہ ان تنظیموں نے حملے کیے ہیں کہ اس میں 600 کے لگ بھگ 200 صرف 2 سالوں میں 600 کے لگ بھگ جو ہیں یہ لوگ مارے گئے ہوں. مبالغہ ہی لگتا ہے. افغان حکومت کا فی الحال کوئی رد عمل اس رپورٹ کے حوالے سے نہیں آیا اور مضحکہ خیز قسم کی رپورٹ لگتی ہے. اب اقوام متحدہ کی طرف سے رپورٹ ہو، امریکہ کی طرف سے ہو، انسانی حقوق کے نام پر بننے والی تنظیموں کی طرف سے ہو، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست نہیں معلوم ہوتی اور بعد میں پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ جی یہ اس طرح کی چیز نہیں تھی. بہرحال جو اس وقت صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک اس لیے ہے کہ خلیل الرحمان حقانی ایک انتہائی اہم وزیر تھے، مہاجرین کے وزیر تھے، جرگے کے ماہر تھے اور حقانی نیٹ ورک کا ایک مضبوط ستون سمجھے جاتے تھے، ایک بہت سہارا سمجھے جاتے تھے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک بڑا نقصان ہوا ہے حقانی خاندان کا بھی، اور افغان حکومت اس کے بعد کیا حکمت عملی اپناتی ہے. حقانی جو ایک خاندان کہہ لیں یا گروپ کہہ لیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی یہ پھر دیکھنے والی چیز ہوگی. یہ بہت سارے معاملات اور آخر میں مختصر خبر جو ہے وہ اس حوالے سے کہ ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان میں تمام ججز کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی کی جو ضرورت ہے اس پر زور دیا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے. یہ پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس SM عتیق شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال سے متعلق کیس کی سماعت کی.
रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पुलिस अफसरान अदालत में पेश हुए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अदालत को बताया कि टांग के हवाले से SOPs हमारे साथ शेयर किए गए हैं, जनूबी अजला के हवाले से अभी तक क्लियर नहीं है, आज इजलास में बात करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ये SOPs महकमा पुलिस के हैं। मैंने तफसीली रिपोर्ट जमा की है, रजिस्ट्रार साहब के साथ कुछ चीज़ों पर थोड़ा इख्तिलाफ आ रहा है। उन्होंने कहा कि टांग और DI खान हाई रिस्क एरियाज़ हैं, वहाँ पर तमाम जजेस के साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए। तमाम सीनियर सिविल जजेस के साथ सिक्योरिटी का कहा गया है। सीनियर सिविल जजेस और एडिशनल जजेस के साथ 1550 सिक्योरिटी अहलकार तैनात हैं। हमारे पास फ़ंड की कमी है, इसलिए इसको मरहलावार करें तो अच्छा होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि हसास तरीन अजला का तयन हम करेंगे। हमारी तजवीज़ है कि हसास अजला का तयन CTD करे तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बात की गई, वो बिल्कुल बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होनी चाहिए। बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फराहमी के लिए वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस जज को सिक्योरिटी की ज़रूरत हो वो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बात करेंगे। हमने ATC के कुछ जजेस के तबादले किए, उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई थी, इसलिए हमने उनका तबादला किया। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने की कोई बात हो तो रजिस्ट्रार के नोटिस में लाई जाए। हम आपको ऐसा कुल हाथ भी नहीं दे सकते, हुकूमत को माशी मुश्किलात हैं, इसका हमें एहसास है। तो ये जनाब जजेस की सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है। आप आम लोगों की सिक्योरिटी का अंदाज़ा इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।